हाँ जी दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इलास्टिसिटी की, जिसका नाम आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपने पिछले की वीडियो में ये जाना कि हमें बेसिकली क्या देना है, हमें देखना है कि परसेंटेज ऑफ चेंज कितना चेंज है। मतलब कि एक चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम देखने जा रहे हैं तो हम इंपैक्ट देखेंगे कि क्या इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। अब क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर किसके इंपैक्ट को अपने को देखना है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसका इंपैक्ट को देखेंगे, हम प्राइस के इंपैक्ट को देखेंगे। प्राइस का इंपैक्ट क्या पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, इस रिलेशनशिप को अगर हमने जान लिया तो वो रिलेशनशिप ही हमारा कहलाता है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो हमें बेसिकली क्या देखना है कि प्राइस के अंदर चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, और उसका इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ। दोनों के परसेंटेज को अगर हम डिवीजन की फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो उस बेसिकली वो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द रिस्पांस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस गिवन द कंज्यूमर इनकम, हिज टेस्ट एंड प्राइस एंड ऑल अदर गुड्स। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप प्राइस इलास्टिसिटी निकालने जा रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो सिर्फ चेंज आएगा, जो ये चेंज होगा, ये चेंज सिर्फ किसके अंदर होगा, प्राइस के अंदर होगा। बाकी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है ना, बाकी चीजों को आपको मिक्स नहीं करना। अगर सारी चीजें कंबाइंड कर देंगे तो आपका एक कंबाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आएगा, जिसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब सिंपली क्या है कि अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, मतलब बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा, प्राइस के अंदर। और उस चेंज की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, उसके रिस्पॉन्स, उसके रिलेशन को आपको समझना है, तो वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी कहलाता है। In other words, it is measured as a percentage change in quantity demanded. उसको डिवाइड करना है percentage change in price से, and other things remain equal. ये ध्यान में रखना है आपको। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, प्राइस इलास्टिसिटी को आप कैसे कोट करोगे, आप कोट करते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, कितना परसेंट चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर इसी चीज को हम कहते हैं कि फॉर्मूले में और थोड़ा इसको विस्तार रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है जैसे कि अगर आपको यहां पे एक सिंपल एग्जांपल दूं कि सपोज करो कि कोई था 100, वो 100 से हो गया 120। सपोज क्वांटिटी डिमांडेड की मैं बात कर लेता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 था, अब हो गया 120। तो आपको निकालना है कि कितना चेंज हुआ, तो आप कहते हो जी 20, कितना चेंज है इसके अंदर, 20 का चेंज है। तो 20 के चेंज का अगर मैं परसेंटेज पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे कि 20% का चेंज है। अब ये 20% आपने कैसे निकाला, आपने बोला कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, दैट इज 20। अब ये 100 तो आपको इजी लग रहा है, मैं इसको दूसरे एग्जांपल से भी रिलेट कर दूंगा। ये 20 हो गया डिवाइड में जो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 100, और मल्टीप्लाई में क्या 100, तो ये आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसको आप सिंपल लग रहा है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। हम कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड लेट से पहले था 200, अब हो गया 250। बताओ कितने परसेंट का चेंज है, कैसे पता लगाएंगे, तो हम बोलेंगे भाई साहब ये देखो कितना चेंज हुआ 50, डिवाइड बाय पहले कितना था 200, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने परसेंट का चेंज है, ये आपका चेंज हो जाता है 25% का। तो दिस इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपको इजीली पता होनी चाहिए। मैं बस इसको रिलेट करना चाह रहा हूं कि इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला ड्राफ्ट होता है कि क्या चेंज आया, डिवाइड बाय ओरिजिनली पहले कितना था और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आएगा क्या परसेंटेज के लिए। तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को लिखा जा सकता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल कितनी थी मल्टीप्लाई बाय 100। सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को लिखा जा सकता है कि चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका ये तो कट गया, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो जब ये इसको अगर ब्रैकेट को हम इसके बराबर में लेके आना होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब कि ओरिजिनल प्राइस ऊपर चला जाएगा, चेंज इन प्राइस आपका नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये तो सेम टू सेम आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, ये जब आपका ये डिवाइड से मल्टीप्लाई के रूप में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब कि ओरिजिनल प्राइस आपका ऊपर चला जाएगा, चेंज इन प्राइस आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला बना इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, हम कहते हैं कि भाई साहब ये चेंज वाला एक ये है, एक चेंज वाला ये है, और ये ओरिजिनल वाला, ये ओरिजिनल वाला है, तो भाई भाई बना देते हैं। भाई भाई का मतलब क्या हुआ कि चेंज वालों को एक साथ ले आते हैं, ओरिजिनल वालों को एक साथ ले आते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे भी लाया जा सकता है, किस तरीके से, जैसे कि आप यहां देख रहे हो, अच्छा एक साथ नहीं आ पाएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने देखा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी और प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, तो इसको इस तरीके से लिया जा सकता है कि चेंज को एक साथ कर दो। एक साथ करने का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन क्वांटिटी यहां है, ये इसको इधर ले आओ, तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, और मल्टीप्लाई में ये प्राइस यही था, इसको यही छोड़ते हैं और ये
क्वांटिटी जो है आपका ओरिजिनल वाली उसको यहां ले आते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा कहने में अच्छा लग जाता है ये कि चेंज डिवाइड बाय चेंज मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला वही है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ईपी यू नो व्हाट इज, ईपी का मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। क्वांटिटी आपको पता है ओरिजिनल क्वांटिटी है, प्राइस आपको ओरिजिनल प्राइस है, और ये आपका एक सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं चेंज का सिंबल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू अप्रोच जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइन बिकॉज दिस डिवाइड बाय दिस हैज अ नेगेटिव साइन। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस हैज अ नेगेटिव साइन। इन अदर वर्ड्स, अब ये अदर वर्ड्स आपके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां तो बेसिकली इसने ये बता दिया कि प्राइस इलास्टिसिटी जो होगी वो वेरी कहां से कहां तक करेगा, तो ये माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक जा सकता है, ये आपका जा सकता है जीरो तक। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव नहीं होगा, कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में कितना भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों भैया नेगेटिव क्यों होगा, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो देखने जा रहे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप प्राइस का और क्वांटिटी का। अब प्राइस और क्वांटिटी आपस में कैसे रिलेटेड है, आपस में ये होते हैं इनवर्सली रिलेटेड। अब अगर ये इनवर्सली रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है जब इसकी इलास्टिसिटी निकल के आएगी तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगी। अगर कोई भी चीज पॉजिटिवली रिलेटेड होगा, मतलब उसके बढ़ने से उसका इंपैक्ट भी बढ़ा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी अगर बढ़ रही होती तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता। लेकिन यहाँ उल्टा है, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी घट रही है, और प्राइस अगर घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये इनवर्सली रिलेटेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इसका प्राइस इलास्टिसिटी निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमेशा नेगेटिव। अब नेगेटिव निकलेगा, दिक्कत ये है कि नेगेटिव निकलेगा तो वो आपके आंसर में कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपको थोड़ा सा अजीब दिखाई देगा। अब कैसे अजीब दिखाई देगा उसको भी हम रिलेट करेंगे एग्जांपल से, बट फिलहाल ये समझते हैं कि जब भी कोई चीज नेगेटिव दिखाई देगी तो उसको हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसका माइनस साइन जो है वो इग्नोर करके चलते हैं। क्यों इग्नोर करके चलते हैं वो समझो जरा, क्या कह रहा है। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इग्नोर कर देते हैं नेगेटिव साइन। क्यों करते हैं उसको समझना है। कंसीडर ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। दस इफ 1% चेंज इन प्राइस लीड्स टू 2% change in quantity demanded of goods A and 4% change in quantity demanded of good B। ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि प्राइस के अंदर चेंज कितना हुआ 1%, तो उसका फर्क क्या पड़ा कि 2% जो है वो A की डिमांड चेंज हो गई और 4% जो है वो B की डिमांड चेंज हो गई। देन वी गेट इलास्टिसिटी ऑफ A and B 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या पता लगा कि अगर A की बात करें तो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 2% और डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस कितना है तो 1%, तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2। किसके केस में, ए के केस में। और बी के केस में अगर बात करेंगे तो 4% और डिवाइड बाय क्या, सेम टू सेम 1%, तो आंसर क्या आएगा इस केस में 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि माइनस का साइन लगा दो, क्यों, क्योंकि भैया ये तो प्राइस इलास्टिसिटी तो माइनस होना चाहिए। तो अब ये बताओ कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, इन दोनों के अंदर से ए और बी में से इलास्टिक कौन ज्यादा है। तो अगर हम यहां पे माइनस का लाइन लगा दे, हैड वी कंसीडर माइनस साइन वी हैव कंक्लूड दैट द डिमांड फॉर ए इज मोर इलास्टिक देन बी विच इज नॉट करेक्ट। अगर हम कहते हैं कि अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो बताओ अब दोनों में से बड़ा कौन है, -2 या -4। बताओ जी, आपकी मैथमेटिक्स क्या कहती है कि अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो ये -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -2 और -4 में से बड़ा कौन होगा, तो -2 बड़ा होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, पर क्या है वो सही है क्या। आप फिर अगर ये बड़ा हो जाएगा तो आप बोलोगे कि भैया ए जो है इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू बी, विच इज करेक्ट। बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली समझो इसको, 1% से जितना ज्यादा परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा, जिसमें ज्यादा आएगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहता हूं कि एक कमोडिटी का 1% से इफेक्ट पड़ता है उस पर 2% का, एक पे कहता हूं कि 1% के चेंज होने से उस पर इफेक्ट पड़ता है 5% का, तो कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा इलास्टिक होगा। और ये इलास्टिक ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर। इलास्टिक ये भी है, लेकिन क्या ज्यादा कौन है, ज्यादा कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी फिगर को ली जाएगी। लेकिन अगर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा तो बोलूंगा फिर तो बड़ा कौन, बड़ा कौन जो कि छोटी फिगर होगी नेगेटिव में वो बड़ा कहलाएगा। तो ये अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, फिर आपको इसको दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। इसलिए इस कंसीडर के मतलब इसको एक तरीके से कन्वीनियंस रूप में देखा जाए कि भैया सीधा सीधा क्या पकड़ेंगे, जो बड़ा वो बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए माइनस को हम क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। हम कहते हैं 2 और 4, बताओ जी बड़ा कौन, तो ऑब्वियस बात है बड़ा 4 होगा। तो ये सिंपल हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप माइनस लगा दोगे तो आप बोलोगे आप बताओ बड़ा कौन, तो आप पकड़ोगे 2 को, जो कि आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलास्टिक नहीं है, ज्यादा इलास्टिक आपका यही वाला है। तो ये आपको एक चीज समझनी है कि क्यों माइनस एलिमिनेट किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी के रिजल्ट में से। ठीक है जी, चलिए आई होप आपको चीज ये भी क्लियर हो गई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। पहला एग्जांपल कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4,
प्राइस जो है वो 6 से 4 पे आ गई, क्वांटिटी डिमांडेड जो हो गया वो 10 से 15 पे चला गया। आपसे कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी निकालो। एक ही बात है, कोएफिशिएंट वर्ड से आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्राइस इलास्टिसिटी आपसे मांग रहा है। तो आप क्या बोलोगे, 6 से 4 पे आया तो इसको अगर फॉर्मूले में लेके आएंगे तो आप क्या बोलोगे, इसको देखो एक बार ना, आपको जब भी ऐसे प्रैक्टिकल को अगर सॉल्व करो तो मेरे हिसाब से आपको उसको लिख लेना चाहिए अपने फॉर्म में। क्वांटिटी डिमांडेड की अगर मैं बात करूं तो पहले कितना था, अच्छा पहले तो प्राइस दे रखा है, चलिए जी प्राइस देख लेते हैं। प्राइस जो था पहले कितना था, 6 था, अब कितने पे आ गया, 4 पे आ गया। और ये जो है ये कितना था, 10 पे था, अब ये कितने पे आ गया, 15 पे आ गया। चेंज कितना है, यहाँ पे 2 का चेंज है, यहाँ पे 5 का चेंज है। तो आपने क्या देखा है कि चेंज पहले आप लिखते हो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या, 5 डिवाइड में चेंज इन प्राइस क्या है 2, मल्टीप्लाई में ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो ओरिजिनल हमेशा ये वाला होगा। तो ओरिजिनल कितना था 6 और डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 10। इसको सॉल्व करोगे ऑब्वियसली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए जी, तो लिख के करोगे मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो थिंग इज मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, आप आराम से कर सकते हो और इससे बड़े बड़े सवाल आपने सॉल्व किए हैं, करते हो इवन, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है अ 5% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स लीड्स टू 15% राइज इन इट्स डिमांड। कह रहा है 5% प्राइस गिरती है तो 15% डिमांड बढ़ जाती है। आपको परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया, अच्छी बात है। आपको इस तरीके से देता है, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, इंडिविजुअली फॉर्म में लेके आना पड़ता है। आपको परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया, अच्छी बात है। आपसे कह रहा है इलास्टिसिटी निकालो, तो निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, परसेंटेज दिस क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज फॉल इन प्राइस, तो 15 डिवाइड बाय 5, आराम से आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आता है आपके पास, जिसमें आपको थोड़ा सा अलग मैथमेटिकली ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश की गई है। क्या कह रहा है, कह रहा है द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज 100 to 60 पर यूनिट। प्राइस जो है वो 100 से घट के कितने पे आ गया, 60 पे आ गया। पहले 100 था, अब 60 हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपको गिवन है, जो आपको निकालना होता है वो आपको पता है 1.5 है, और ओरिजिनल क्वांटिटी जो थी वो 30 थी। ओरिजिनल जो थी वो 30 थी, कितनी हो गई पता नहीं। कह रहा न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई ये आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस केस में आपको ना नया पता है, ना आपको नया पता है, और ना ही आपको चेंज इन क्वांटिटी पता है। ऑब्वियसली बात है, जब नया नहीं पता तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे पता होगा। तो आपको पता है मैथमेटिकली, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पुट करोगे। कैसे पुट करोगे, बोलोगे जी बताओ प्राइस इलास्टिसिटी क्या थी, उसको आपने इधर रख दिया। चेंज इन क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन चेंज इन प्राइस तो पता है, 100 से कितने पे आ गया, 60 पे, मतलब 40। और ओरिजिनल प्राइस क्या था आपका 100, ओरिजिनल क्वांटिटी आपको पता है कितनी थी 30। तो जो एक चीज नहीं पता वो आप मैथमेटिकली उसको रोटेट करोगे और आपका निकल के आ जाएगा कि चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 18। अब अगर चेंज इन क्वांटिटी 18 है, मतलब ये चेंज जो है 18 है, तो नई क्वांटिटी कितनी होगी, तो 30 में 18 जोड़ोगे, ऑब्वियसली बात है कितना आएगा आपका 48। तो नई क्वांटिटी डिमांडेड आपका इस तरीके से निकल के आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके होते हैं। आपका फॉर्मूला ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर है, तो आप मैथमेटिकली आपको किस तरीके से भी क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। तो ये था आपका प्राइस इलास्टिसिटी का थोड़ा सा एरिया। अब इसके अंदर थ्योरेटिकल कंटेंट और बच जाता है, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और ऐड ऑन होंगे जिसको कि आप एक अलग टाइप की इलास्टिसिटी कहते हो, जैसे कि पॉइंट इलास्टिसिटी आएगा, फिर आर्क इलास्टिसिटी आएगा, फिर इसके डिटरमिनेंट्स वगैरह देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा प्राइस इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसका एक फेज खत्म हुआ है। इसके रिमेनिंग जो एरिया पार्ट्स जो बच जाएंगे उसको हम देखेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। ठीक है ना, फिलहाल के लिए इतना ही, जिसमें आपको प्राइस इलास्टिसिटी का आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल गया, बट दिस इज नॉट द एंड। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी आपको कवर कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।